रात का समय था। एक औरत आगे आगे अपने बच्चे के साथ भागी जा रही थी। उसके पीछे गांव वालों की भीड़ भाग रही थी। वो भीड़ औरत और बच्चे को मार डालना चाहती थी। भीड़ में भाग रहा भीमा बोलता है, गांव वालों, वो चुड़ैल रीमा हम लोगों से तेज भाग रही है। इससे पहले वो हमारी पकड़ से निकल जाए, उसे पकड़कर मार डालना चाहिए। सही कह रहे हो भैया, ये औरत हमारे बच्चों को मार रही थी, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। रीमा अपने बेटे राजू से कहती है, राजू बेटा भाग, नहीं तो ये भीड़ हम दोनों को मार डालेगी। भाग बेटा भाग। रीमा की बात सुनकर राजू बोलता है, लेकिन माँ, ये भीड़ हम दोनों को मारना क्यों चाहती है? हम दोनों ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, लेकिन तू अब और सवाल मत पूछ और भागता रहे, नहीं तो ये लोग हम दोनों की जान ले लेंगे। भाग बेटा भाग। लेकिन तभी राजू भागते भागते गिर जाता है और गांव वाले उसे घेर लेते हैं। ये देख रीमा भी रुक जाती है और राजू के पास आ जाती है। तब तक गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। रीमा गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, हमने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तुम सब लोग हमारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है? देखो गांव वालों, कितनी भोली बन रही है, हमारे बच्चों को मार मार कर खा रही थी और कितनी भोली बन रही है। भीमा की बात सुनकर रीमा बोलती है, कैसी बातें कर रहे हो भीमा भैया? आप तो मुझे अपनी बहन कहते थे, आज चुड़ैल कह रहे हो। आपको लगता है कि मैं ऐसा पाप कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। रीमा की बात सुनकर ननकू नाम का गांव वाला बोलता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली क्या बोल रही है? अरे, हमने बच्चों के कंकाल तेरे घर के सामने खुद देखे हैं और यहाँ बातें बना रही है, डायन कहीं की। अरे ननकू भैया, कहाँ इस चुड़ैल की बातों में भरोसा कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ मारो इसे। भीमा की बात सुनकर गांव वाले डंडे और लाठी से रीमा और राजू को मारने लगते हैं। लाठी और डंडों की मार से रीमा का सर फट जाता है और वो तड़पने लगती है। मत मारो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। लेकिन गांव वाले उसे डंडों से मारते ही रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती है। भीमा गांव वालों को बोलता है, रुक जाओ गांव वालों, लगता है ये मर गई है। इससे पहले पुलिस यहाँ आए, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। भीमा भैया, इसका एक सपोला भी तो है, उसका क्या? सपोला? अरे मर गया है वो भी, इतने डंडे खाने के बाद वो क्या जिंदा बचा होगा? माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? देखो कितना खून निकल रहा है, मुझे दर्द भी हो रहा है। लेकिन रीमा जो मर चुकी होती है, भला वो कैसे आंखें खोलती? राजू वहाँ बैठ काफी देर तक रोता रहता है और वहीं रीमा की लाश के पास ही रोते रोते सो जाता है। रीमा की आत्मा रीमा के शरीर से निकल जाती है। इन दुष्टों ने मुझे मार डाला, मैं इनको इनके किए की सजा जरूर दूंगी। मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। रीमा राजू को छूने की कोशिश करती है लेकिन उसे छू नहीं पाती। ये देख रीमा का गुस्सा और बढ़ जाता है। इन दुष्टों की वजह से मैं आज इस दशा में हूँ। मैं चाहकर भी अपने बच्चे को नहीं उठा पा रही। उसको कितनी चोट लगी है, लेकिन मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, इन सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर रीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वहाँ से ललन नाम का एक गांव वाला जा रहा होता है। वो राजू और रीमा की लाश को देखता है। हे राम, इन दुष्ट गांव वालों ने रीमा और राजू को मार डाला। भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। तभी राजू नींद से उठ जाता है। राजू को देखकर ललन खुश हो जाता है और राजू के पास जाता है। राजू डरते डरते ललन के पास जाता है और बोलता है, मामा, गांव वालों ने माँ और मुझे बहुत मारा। देखो, माँ कुछ भी नहीं बोल रही है, माँ से कहो ना मुझसे बात करे। राजू की बात सुनकर ललन रोते हुए बोलता है, राजू बेटा, माँ अब कभी नहीं बोलेगी। इन दुष्टों ने तेरी माँ की जान ले ली है। तू मेरे साथ चल।
ऐसा कहकर ललन राजू को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी मीरा उसका इंतजार कर रही होती है। राजू को देखकर वो ललन से कहती है, अरे ये आप राजू को यहाँ क्यों ले आए? गांव वालों को पता चला तो वो हमें मार ही डालेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मीरा की बात सुनकर ललन गुस्से में बोलता है, कैसी बातें कर रही हो मीरा? ये छोटा बच्चा है और तुम्हें मामी कहता है और तुम कह रही हो इसे छोड़ दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगा। फिर राजू मीरा और ललन के साथ गांव में ही रहने लगता है। लेकिन मीरा और ललन उसे गांव वालों के डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकालते। एक दिन राजू घर में खेल रहा होता है। भीमा उसे खिड़की से देख लेता है। अरे ये तो राजू है, उसी चुड़ैल रीमा का बेटा। लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया? लगता है ये लल्लन इसे पाल रहा है। ऐसा कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है और गांव वालों को लेकर ललन के घर पहुँच जाता है और गुस्से में बोलता है, लल्लन, तूने ये ठीक नहीं किया। एक डायन के बेटे को अपने घर में छुपा कर रखा। तुझे पता है ना, इसकी माँ हमारे बच्चों को मार कर खा जाती थी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भीमा भैया आप गुस्सा ना करो। मैं जानता हूँ रीमा बहन ऐसा नहीं कर सकती। इस छोटे बच्चे को कुछ मत करो। डायन का बेटा शैतान ही होगा। कल को ये भी बड़ा होकर ही सबको मारेगा। इससे पहले ये हम सबको मारे, हम सब गांव वाले इसे मार डालेंगे। ऐसा कहकर भीमा और गांव वाले राजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बिजली कड़कती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मुझे मारने के बाद मेरे बेटे को मारना चाहते हो तुम सब? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबके सब मरोगे इस बारिश में। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और गांव में जोरों से बारिश होने लगती है और कई दिनों तक होती रहती है। पास की नदी भर जाने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। फिर गांव वाले और भीमा मिलकर ललन के घर पहुँचते हैं। भीमा ललन से कहता है, लल्लन भैया, इस बारिश से तुम ही हमें बचा सकते हो। हमें बचा लो, नहीं तो ये पानी हम सबको मार डालेगा। मैं क्या कर सकता हूँ भीमा भाई? ये सब तो तुम सब गांव वालों को उस रीमा बहन को मारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने उस निर्दोष औरत की जान ले ली। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ गांव वालों, आ गई अकल ठिकाने पर? आ गए मेरे भाई से मदद मांगने, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। तुम सब लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब गांव वाले तड़प तड़प कर मरो, जैसे मैं मरी थी। अब ये बारिश तुम लोगों के मरने के बाद ही रुकेगी। नहीं माँ, तुम ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो आप में और इन सब लोगों में क्या फर्क रह गया? आप ही ने तो हमेशा सिखाया था मुझे कि दूसरे की जान लेना पाप है। नहीं राजू बेटा, तुम इन गांव वालों को नहीं जानते। ये बहुत ही चालाक हैं, सब नौटंकी कर रहे हैं। नहीं नहीं रीमा बहन, हम सच कह रहे हैं। हमसे सच में बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और आज से राजू इस पूरे गांव का बेटा है। फिर राजू, ललन और मीरा के कहने पर चुड़ैल गांव वालों को छोड़ देती है और बारिश को भी बंद कर देती है। तो फाइनली हम लोगों ने एक वीडियो भूत वाला कार्टून कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दिल्ली शहर में दिवाली आने वाली थी, जिसकी वजह से चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ और पटाखे देने जा रहे थे। शहर में विमला अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। विमला बहुत ही गरीब थी। एक दिन रोहन विमला से बोलता है, माँ,
सबके घर में खुशियां हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। मेरे सारे स्कूल के दोस्तों के यहाँ पर कोई न कोई गिफ्ट देने आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आता। रोहन के मासूम सवाल सुनकर विमला उदास हो जाती है और बोलती है, बेटा, हम लोगों का कोई नहीं है ना, इसीलिए कोई नहीं आता। हमारे सारे रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, तेरे लिए मैं खूब सारी मिठाइयाँ और पटाखे लाऊंगी। माँ, तुम इस दुनिया में सबसे अच्छी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो हमेशा। फिर रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है और विमला भी लोगों के घर काम करने चली जाती है। विमला भीमा सेठ के घर पर चूल्हा चौका किया करती थी। विमला भीमा से कहती है, भीमा सेठ, इस बार दिवाली है, कुछ पैसे ज्यादा मिल जाते तो अच्छा रहता। मेरे बेटे को इस बार मैं अच्छा सा दिवाली का तोहफा देना चाहती हूँ। विमला की बात सुनकर भीमा हंसने लगता है और बोलता है, अरे विमला, तुम जैसों की भी कोई दिवाली होती है क्या? अरे मीठे चावल बना कर खिला देना अपने बेटे को, खुश हो जाएगा। तभी भीमा का बेटा नकुल वहाँ आ जाता है। नकुल बहुत ही बिगड़ैल और रंगीन स्वभाव का था। विमला को देखकर बोलता है, अरे पिताजी, इस बुढ़िया को काम पर रखा है आपने? अरे लोग आजकल नौकरानियां भी इतनी सुंदर रखते हैं। चलो आपकी मर्जी, लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। नकुल की बात सुनकर भीमा हंसने लगता है और नकुल को 5,000 रुपए निकाल कर दे देता है। विमला बेचारी आंखों में आंसू भरकर देखती रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद जब वो काम पर जाती है, नकुल गुस्से में उसकी ओर इशारा करके बोलता है, पिताजी, आ गई आपकी लाडली नौकरानी। अब इसी से पूछिए मेरे पैसे कहाँ गए, हो ना हो इसी ने चुराए हैं। च, 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 चोरी? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? और नकुल बेटा, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, मैं भला क्यों चोरी करूँगी? वाह, देखो तो कैसे अनजान बन रही है। उस दिन तू ही पैसे मांग रही थी ना, जब मिले नहीं तो चोरी कर लिए। देखो विमला, देखो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो कबूल कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, समझी? भीमा की बात सुनकर विमला को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, सेठ जी, देखो मैं गरीब जरूर हूँ, चोर नहीं, समझे? मैं जा रही हूँ। लेकिन नकुल गुस्से में विमला के बाल पकड़कर जोर से दीवार में धक्का मारता है और बोलता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात करती है। विमला दीवार से जैसे ही टकराती है, उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाती है। उधर भीमा का दोस्त रहीम भी वहाँ आ जाता है और सब अपनी आंखों से देख लेता है। अरे नकुल बेटा, ये क्या किया तुमने? इसको क्यों मार डाला? अगर पुलिस आ गई तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। नहीं नहीं पिताजी, मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। तभी वहाँ एक पुलिस वाला जिसका नाम राजू होता है आ जाता है और लाश को देखकर बोलता है, इस घर से बहुत आवाजें आ रही थी और मेरा शक भी सही निकला। तुम लोगों ने एक औरत को मार डाला। तुम सब लोग अंदर जाओगे। अरे राजू सर जी, तुम्हें क्या मिलेगा हमें पकड़कर? हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ना पकड़ने की फीस जरूर दे सकता हूँ। ऐसा कहकर भीमा अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर राजू के आगे रख देता है, जिसे देखकर राजू बोलता है, अरे सेठ, इतने पैसे में तो तुम पूरे शहर का भी कत्ल कर दोगे तो मेरी आंखें बंद रहेंगी। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। भीमा, नकुल और रहीम मिलकर विमला की लाश को अपने घर के पीछे बगीचे में गाड़ देते हैं। उधर रोहन विमला का इंतजार करता है। आज पता नहीं माँ को क्या हो गया, माँ इतनी देर तो कहीं भी नहीं रुकती, ना जाने कहाँ रह गई। मालिक, माँ आज पूरी रात घर नहीं आई, ना जाने कहाँ है वो। आपको पता है क्या, वो आपके पास ही काम करती थी केवल। मुझे क्या पता तेरी माँ कहाँ है भाई? मेरे यहाँ से तो टाइम से चली गई थी। तू एक काम कर, कहीं और देख,
शायद कहीं और हो। लेकिन सेठ जी, वो तो आपके ही घर काम करती थी, उसने मुझे बताया था। तभी नकुल वहाँ आ जाता है। वो नशे में होता है और बोलता है, एक तो ये भिखारियों को ना जाने पिताजी क्यों मुंह लगा लेते हैं। अरे पिल्ले, तुझे बोला ना वो नहीं है, चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर नकुल रोहन को घर से उठाकर बाहर फेंक देता है और रोहन के सर पर चोट लग जाती है। रोहन रोता हुआ सड़क के किनारे बैठ जाता है। रोहन का रोना सुनकर विमला की आत्मा कब्र से बाहर आ जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है, लेकिन अदृश्य होने के कारण रोहन उसे देख नहीं पाता। मेरे बेटे को मैंने जीते जी कभी रोने नहीं दिया, लेकिन इन दुष्टों के कारण वो रो रहा है। मैं इन दुष्टों को ऐसा दंड दूंगी कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन के सामने आ जाती है और रोहन के सर पर हाथ फेरती है। माँ के हाथों का स्पर्श पाकर रोहन उठ जाता है। माँ, तुम आ गई। माँ, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? रोहन की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बोलती है, तुझे मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी बेटा। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, इसने तेरे से तेरी माँ छीन ली। मेरी जान ले ली। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद रोहन बोलता है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं उन दुष्टों की जान ले लूंगा। मुझे एक बार बड़ा हो जाने दो, मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना है। रोहन और चुड़ैल बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बाबा आते हैं। चुड़ैल और रोहन उन्हें देखते ही रह जाते हैं। रोहन बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अगर पूरी दुनिया ही इतनी खराब होती तो कब का खत्म हो गई होती। ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। न जाने बाबा की आवाज में क्या जादू था, रोहन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल बाबा से बोलती है, बाबा, आप कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, आप मेरे रोहन का ख्याल रख लीजिए। मैं इस चुड़ैल के रूप में इसको अपने साथ नहीं रख सकती। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो बेटी, और इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे रोहन को अभी बहुत से काम करने हैं इंसानियत के लिए। आज से रोहन मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा रोहन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल रोते हुए अपने प्यारे बेटे को जाते हुए देखती है। फिर चुड़ैल भीमा के घर की तरफ मुड़ती है और सोते हुए भीमा को उठाकर बोलती है, उठ दुष्ट भीमा, सोया क्यों है? देख अपने पिल्ले की हालत। भीमा हड़बड़ाकर उठता है। चुड़ैल ने नकुल को फांसी के फंदे से लटकाया होता है। ये देखकर भीमा चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है, लेकिन चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अमीर आदमी हो ना। लेकिन आज मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी दौलत क्या तुम्हारे बेटे को बचा सकती है। ऐसा कहकर चुड़ैल रस्सी खींच देती है। रस्सी के खींचते ही नकुल को फांसी लग जाती है और वो मर जाता है। ये क्या किया विमला? ये मेरा इकलौता बेटा था, मैं अब कैसे जीऊंगा? मेरी जान ले लेती। तेरी जान ले लेती तो तुझे किसी और की जान की कीमत कैसे पता चलती? अब तो मेरे बेटे की तरह अकेला रहेगा, जैसे मेरे बिना वो रह रहा है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन चुड़ैल के जाते ही भीमा के शरीर में लकवा लग जाता है और उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। बाबा ये देखकर हंसने लगते हैं और रोहन से बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने अपना बदला ले लिया और भगवान के पास चली गई, और अब तुम भी उनके सपनों को पूरा करो। तो हमने 2 भूतिया कार्टून कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दे भाई।